आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी ट्वेल्थ पास करके आए हैं। तो ट्वेल्थ पास करने के बाद एक बहुत बड़ा जो कोर्स है बहुत सारे लोग करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं। हालांकि जो इंजीनियरिंग का पहले क्रेज़ था उतना तो नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कॉलेजेस हैं वो जगह जगह खुल गए हैं और इसकी जो स्टैंडर्ड है और मार्केट वैल्यू है वो नीचे चली गई है। पहले क्या होता था, हम आज सिर्फ इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। ट्वेल्थ के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसके मेरिट, डिमेरिट और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, इसके क्या भविष्य हैं, भविष्य में आपको क्या फ़ायदा होने वाली है अगर इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तब भी क्या फ़ायदा होगी, वो अलग मुद्दा है। अगर करते हैं तो नुकसान क्या होगी, ये भी हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि नुकसान तो कम होता है, ज़्यादा आपके फ़ायदे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक्चुअल चीज़ें हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की है तो हमें तो एकदम से आप कह सकते हैं थोरोली पता है कि इस सेक्टर में क्या चीज़ें हो रही है अभी। पहले क्या होता था कि पहले इंजीनियरिंग करने का मतलब ही होता था कि पहले हम लोग पैकेज देखते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो उस समय यही क्रेज़ था कि कौन सा कॉलेज का कितना पैकेज होता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, यही पैकेज देख के अपन लोग एडमिशन लेते थे। ठीक है, अभी भी वैसा ही कुछ होता है। लेकिन देखिए, जो ये पैकेज वाला चीज़ें होती है कि 3 लाख, 4 लाख, जो आपके रिक्रूटमेंट होते हैं, इन कैंपस होता है, आउट कैंपस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन कैंपस बोले तो आपके कॉलेज में ही आपके रिक्रूटमेंट होगी, बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी। आउट कैंपस मतलब कि आप रजिस्टर करेंगे, बहुत सारे साइट होते हैं, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देंगे, तो ये आउट कैंपस हो गया, यानी कि आपको बाहर से रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्राइवेट सेक्टर में कि अगर आप मोटी तनख्वाह पाना चाहते हैं, शुरुआत में ही आपके 50,000, 60,000 सैलरी पर मंथ हो जाए, तो ये चीज़ें पैकेज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। एक होता है आपके पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी जॉब। तो शुरू शुरू में तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही हम पास आउट हो जाते हैं इंजीनियरिंग में, उसके बाद क्या होता है कि हमें इतना काम हमसे करवाया जाता है, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करवाया जाता है। उसके बाद ऊब जाते हैं और कुछ दिन करने के बाद, प्राइवेट में काम करने के बाद, हम लोग सरकार को रुख करते हैं कि चाहते हैं कि थोड़ा सा कम पैसा मिले लेकिन हमें सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आज सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगले वीडियो में कुछ और डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, उसके बाद कॉमर्स वाले के लिए अलग जो चीज़ें होती है उसका अलग से बात करेंगे, बैंकिंग के लिए अलग से बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्वेल्थ के बाद, हम सभी सेक्टर को टच करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं इंजीनियरिंग सेक्टर को टच कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ट्वेल्थ के बाद। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में देखिए आपको कोर्स किस तरह से लेनी है, कि कौन से ट्रेड लेनी है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मैं सिर्फ अभी प्राइवेट की बात करूँगा, उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट चीज़ें होती है उस पे हम आते हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको चूज करना है कि कोर्स की जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो प्राइवेट में आप सीएस ब्रांच चूज करेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, कोडिंग वगैरह आपको आती है, कंप्यूटर से लगाव है, तो आप सीएस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मार्केट वैल्यू है मैं बता रहा हूँ वही, कि यहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यानी कि अगर मार्केट में 100 वैकेंसी आती है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके तकरीबन 80% या 80 नहीं तो 70 तो मिनिमम होता ही है। 70 वैकेंसी आपके क्या होंगे, सीएस वाले के, यानी कि कंप्यूटर साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आईटी भी आप कर सकते हैं, आईटी भी अलग होता है, कई कई जगह आईटी कहलाता है, कई कई जगह कंप्यूटर साइंस कहलाता है, तो बहुत सारे नाम है। टोटल मिला के आप ये समझिए कि कंप्यूटर रिलेटेड जो ट्रेड होता है इंजीनियरिंग में वो आप करेंगे। और यहाँ पे अगर आपकी मेंटेलिटी है कि हम प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख 8 लाख का पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सीएस और आईटी या ईएस, सॉरी ईएस करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये तीनों का जो आपका क्रेज है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसमें आपके जॉब लगभग सिक्योर माने जाते हैं कि अगर आपने ये कर रखा है तो आपके मिनिमम 20,000 कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। बेंगलोर वगैरह में तो आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अगर कोर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कोर सेक्टर आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीन कंपनियां, सॉरी तीन ट्रेड है वो आपके कोर ट्रेड है। इसमें थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं जॉब है, लेकिन आपको थोड़ा सा सीएस के अपेक्षा कम आपको देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा कम जॉब है, ठीक है। और वगैरह है जैसे आपके एरोनॉटिक्स वगैरह है, तो इसमें बहुत सारे मतलब कि कम ही आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो कि आपके भी मन कभी ना कभी होंगे, जब आप जॉब कर रहे होंगे प्राइवेट में तो आपके मन इतना उब जाएंगे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, अगर आप अच्छे लेवल से आपको लगता है कि तैयारी कर पाएंगे तब तो आप डिग्री लेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग में डिग्री लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उतना लेवल से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, जो कि मैं अगर होता उस समय तो यही करता, कि आप इंजीनियरिंग डायरेक्ट ना करें। इंजीनियरिंग डायरेक्ट ना करें, यानी कि इंजीनियरिंग तो करें लेकिन डिग्री ना करें, यानी कि बीटेक या बीई ना करें। आपको क्या करना है, डिप्लोमा करना है। हालांकि डिप्लोमा तो 10th के बाद ही होता है, लेकिन 12th के बाद भी आप कर सकते हैं। तो आपको डिप्लोमा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर सरकारी सेक्टर में आने की बात कर रहे हैं और आपका लगता है कि मेहनत उतना लेवल से आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप सोचते हैं कि इजी वे में जॉब मिल जाए, तो आप डिप्लोमा करें। डिप्लोमा से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी स्टेट जेयू निकलते हैं वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर बीटेक करते हैं, बीई करते हैं, तो स्टेट जेई के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। आप देखेंगे कि जेई में वैकेंसी कितने निकलते हैं, 4,000, 5,000, 2,000 ऐसे निकलते हैं। लेकिन अगर आप एई की वैकेंसी की बात करें, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की बात करें, तो 100-200, और 100-200 कौन भरेंगे, आपके इंजीनियरिंग डिग्री वाले। और जेई कौन भरेंगे, जो डिप्लोमा कर रखे हैं। जो डिग्री कर रखे हैं वो जेई नहीं भर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट, अब लगभग 90% स्टेट गवर्नमेंट का यही पॉलिसी है कि आप जेई तभी बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर तभी बन सकते हैं जब आपके पास डिप्लोमा है। अगर डिग्री है तो नहीं बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत की पॉलिसी कितनी गंदी है कि जेई उसका एक भाग होता है, ठीक है। यानी कि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप समझिए कि अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो बीटेक के 1/4 के बराबर है। लेकिन फिर भी बीटेक वाले को नहीं फॉर्म अप्लाई करने दिया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं जेई के लिए, जैसे रेलवे में आप जेई बन सकते हैं। आपके जितने भी एसएससी के जेई निकलते हैं उसमें आप बीटेक वाले भर सकते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा वाले का क्या फ़ायदा हो जाता है कि ये डिप्लोमा वाले भी जेई के लिए वहाँ पे एलिजिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में भी। तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि जो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 12th के बाद आप पहले डिप्लोमा कर लें। अगर आपको लगता है कि उसके बाद हम एई के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं तो उसके बाद डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लीजिए या बीई, जो कि आपके 3 साल के हो जाएंगे, ठीक है। 4 साल का कोर्स आपके 3 साल का हो जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा वाले का क्या होता है कि डायरेक्ट एंट्री हो जाता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कि अगर आप 12th के बाद इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र के इंजीनियर या जेई बनना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए पाथ आसान हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि रेलवे में क्या इसके स्कोप है, पहले इसके ट्रेड की बात कर लेते हैं कि अगर सरकारी मतलब कि प्रोस्पेक्टिव से आप इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सा ट्रेड सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी सिविल की होनी चाहिए, ठीक है। सिविल की होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप आना चाहते हैं। और सिविल में आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका कन्फर्म है कि जॉब हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा कर रखे हैं तो, लेकिन अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि
आप सिर्फ एई के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेट गवर्नमेंट में तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कम वैकेंसी आती है जिसके लिए आप जेई बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट आपके ट्रेड हो गए। अगर ये ट्रेड नहीं मिला तो आप क्या लेंगे, मैकेनिकल लेंगे, ठीक है। मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल, मैकेनिकल ये सेकंड प्रायोरिटी। और ये आपके चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस में रुचि रखते हैं। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि अगर आपको मैकेनिकल में रुचि है तो सिविल को नीचे रख सकते हैं। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल यही तीन का लगभग वैकेंसी आती है। लास्ट में एक कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं बैंकिंग वगैरह में, आपके सीएस अगर रहता है तो कई कई पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि सीएस को मांगता है, ठीक है। तो ये आपके प्रायोरिटी तीन ही जो कोर सेक्टर हैं, कोर ब्रांच आप जिसको कह सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। और इसमें भी आपको डिप्लोमा मुझे लगता है कि पहले कर लेनी चाहिए, और डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करें। क्योंकि आपके अगर स्टेट के वैकेंसी छूट गए तो समझ सकते हैं कि स्टेट में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आते हैं जेई के। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप एसएससी का दे सकते हैं, और उसके बाद बहुत कम ही ऐसे वैकेंसी आते हैं, कभी कभी आते हैं, मतलब कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आते। जैसे आपके रेलवे में, रेलवे में आप देखेंगे कि 5-5 साल के बाद वैकेंसी आती है। और आप देखें कि रेलवे में तो जेई की वैकेंसी आती है, एई की वैकेंसी ही अब ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में आते हैं तो प्राइवेट में कहाँ पे आपको कौन सा ब्रांच लेना है, और अगर आप सरकारी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जॉब चाहते हैं तो आपको कौन से ब्रांच चूज करनी है। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर मतलब कि आपके फैमिली में कोई इस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच ले, क्या ले, तो मुझे लगता है कि अब आप उन्हें समझा सकते हैं। और भी जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको भरसक प्रयास करूँगा कि वहाँ पे आपके जो भी कमेंट हो उसको रिप्लाई दूँ। और अगर नहीं दे पाया तो उसको जनरल एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बना के बता दूँगा कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई ये है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।